हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 11 नंबर लेक्चर। अगर पीछे के आप 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 11 नंबर लेक्चर है पीछे के 10 लेक्चर से रिलेटेड है। तो आप जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक हम दे दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि 11 नंबर लेक्चर में हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो 11 नंबर लेक्चर में हम लोगों को सबसे पहला नंबर टॉपिक पढ़ना है अवतल दर्पण का उपयोग, मतलब कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यही पढ़ना है इस टॉपिक में हम लोगों को। तो इसमें सबसे पहला नंबर में लिखे हैं हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप दाढ़ी या बाल कटवाने के लिए सैलून में जाते हैं, उसमें बहुत सारे मिरर लगाए हुए रहते हैं, या दर्पण बोलिए या मिरर कहिए। वो मिरर कौन से होते हैं? अवतल दर्पण के होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में दर्पण का उपयोग प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। जो वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च है, उसमें प्रवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप बोलिएगा कैसे किया जाता है प्रवर्तक के रूप में, तो इस तरह से देखिए टॉर्च होता है। उस टॉर्च में यहाँ पर बत्ती जल्दी हुई रहती है और बत्ती से अनेकों प्रकाश निकलते हैं इस तरह से। और ये साइड में जो लगे रहते हैं यही अवतल दर्पण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये उजले कलर से रंग पेंट किए हुए रहते हैं। इससे परिवर्तित होकर प्रकाश इस पर टकराएगी और परिवर्तित होकर समानांतर किरण पुंज बनाती है। इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है कि जो अवतल दर्पण है उससे प्रकाश टकराए और समानांतर किरण पुंज बनाए, और टॉर्च हम जब बारे तो वो बहुत दूर तक दिखाई दे, इसीलिए उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि यह भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए। तो देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलिएगा कैसे? तो देखिए, एक गोल सा मिरर डॉक्टर क्या करते हैं, अपने सर पर लगा लेते हैं। वह किस चीज़ का होता है? अवतल दर्पण का होता है। और यहाँ पर टॉर्च बारा हुआ है, मान लीजिए, यहाँ पर रोगी बैठा हुआ है और रोगी के दांत में प्रॉब्लम है। तो क्या होगा? देखिए, जब इस लाइट जलेगी तो लाइट से इस पर प्रकाश पड़ेगा, बहुत सारे प्रकाश पड़ेंगे, और डॉक्टर को जो चीज़ चेक करना है वहाँ पर ये प्रकाश को परिवर्तित कर कर क्या होगा कि केंद्रित कर देगा। डॉक्टर अपने सर को वहीं से केंद्रित करेगा। तो उसके मान लीजिए जो भी चेक करना है, गला चेक करना है या दांत चेक करना है, तो दांत पर केंद्रित कर देगा और जांच कर लेगा कि इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो यही होता है अवतल दर्पण का प्रयोग गले और दांत नाक जांच करने के लिए। अब इसके अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। इसका अगला नंबर टॉपिक है सौर भट्ठी में ऊष्मा ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए। तो देखिए, सौर भट्ठी में ऊष्मा ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, बहुत सारे अवतल दर्पण लगा दिए जाते हैं सौर भट्ठी में, और उससे क्या होता है, उस पर बहुत सारे ऐसे लगा दिए जाएंगे लाइन से अवतल दर्पण, और उस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये के प्रकाश परिवर्तित होकर इससे इस साइड में, मान लीजिए कहीं पर जहाँ पर केंद्रित करना है वहाँ पर केंद्रित कर देंगे, और केंद्रित करने से इससे ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी, और ऊष्मा ऊर्जा से वो ऊष्मा से क्या करेंगे, उसे दूसरे चीज़ में परिवर्तित कर देंगे, जैसे कि बिजली बनाने में या उससे अनेकों मशीन चलाने में उसका प्रयोग किया जाता है सौर भट्टियों में। तो आप ये सभी चारों टॉपिक अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका अगला नंबर टॉपिक देखते हैं कि अगला नंबर टॉपिक क्या है। तो इसका अगला नंबर टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना अगला नंबर टॉपिक बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, यही हम लोगों को अगला नंबर टॉपिक में जानना है। तो देखिए, पहले हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। तो लिखा हुआ है इसमें, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सादा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे वस्तु कहीं रखी हो। देखिए, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सादा आभासी ही बनता है, वो चाहे कहीं पर भी रखी हो। वो कहीं पर रख दीजिए, फोकस पर रख दीजिए, फोकस और ध्रुव के बीच रख दीजिए, सेंटर और फोकस के बीच रख दीजिए, तब भी उसका क्या बनेगा? सादा आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा।
उसके बाद देखिए लिख रहा है यह मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परिवर्तित के बाद फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है किरण वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, भले सॉरी, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है तथा दूसरी किरण जो दर्पण पर वक्रता केंद्र सी की दिशा में वापस उसी पथ पर लौट आती है। देखिए दूसरी किरण जो सेंटर की दिशा में आपतित होती है वह पुनः उसी पथ पर लौट आती है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, पढ़ रहे हैं इसके बाद, देखिए इसके बाद पढ़ रहे हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। इसके बाद लिख रहा है यह दो परिवर्तित किरण ए डैश से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों जो किरण परिवर्तित होती है यह ए डैश से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अतः ए डैश वस्तु के बिंदु ए का आभासी प्रतिबिंब है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश वस्तु का जो ए बी डैश है वह वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब है। तो देखिए जो दो किरण परिवर्तित होगी वह कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ए डैश से प्रतीत होती है। तो इससे पता चलता है कि ए डैश बिंदु ए का आभासी प्रतिबिंब है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश ए बी का आभासी प्रतिबिंब है। यह दर्पण के पीछे बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है वह दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा रहेगा और वस्तु से बहुत छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसे डायग्राम पर समझ लेते हैं। तो देखिए डायग्राम यहाँ पर बनाए ही हुए हैं। ये क्या है, यह उत्तल दर्पण है, क्योंकि अंदर से रंजित जो रहता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो हम आपको बताएं कि आप कहीं पर वस्तु रख दीजिए। तो देखिए हम अनंत पर वस्तु रखे हैं, इससे दो प्रकाश निकली हुई है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर। तो देखिए एक मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण जा रही है, ये दर्पण से परिवर्तित होकर कहाँ चले जाएगी, यह दूसरे दिशा में चले जाएगी। लेकिन यहाँ से देखने पर हमें लगेगा कि यह फोकस से आ रही है, यहाँ से फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब एक किरण जो सेंटर की दिशा में आपतित है वह दर्पण से परिवर्तित होकर इसी दिशा में लौट जाती है। लेकिन यह भी देखने पर लगता है कि यह सेंटर से आती हुई प्रतीत होती है। और देखिए दोनों यहाँ पर कटते हैं तो यहीं पर प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। और जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर वस्तु कितना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब देखिए कितना छोटा है। और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु भी सीधा है और प्रतिबिंब भी सीधा है। और प्रतिबिंब क्या कहाँ बनता है, दर्पण से पीछे। तो देखिए यह पीछे ही हो जाएगा क्योंकि यह दर्पण का आगे इस साइड होगा और इस साइड पीछे हो जाएगा, तो दर्पण के पीछे बनता है। तो आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब इसका अगला नंबर टॉपिक देख लेते हैं कि इसका अगला नंबर टॉपिक क्या है। तो देखिए इसका अगला नंबर टॉपिक है उत्तल दर्पण के उपयोग, मतलब कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए अगला नंबर टॉपिक दिया हुआ है उत्तल दर्पण के उपयोग, मतलब कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें देखिए पहले नंबर में लिखा हुआ है स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। देखिए स्कूटर, मोटर, बस, कार जितनी भी गाड़ी है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। जो पीछे देखा जाता है आईने, देखिएगा बहुत सारे गाड़ी में पीछे देखने के लिए आईना लगाया रहता है, वही आईना किस चीज़ का होता है, उत्तल दर्पण का होता है। अब इसके बाद लिखा हुआ है क्योंकि ये किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आपको हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। देखिएगा एम्बुलेंस पर हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, लेकिन जो मिरर होता है वह उत्तल दर्पण के होने के कारण उसको सीधा कर देता है। इसी के कारण हमेशा जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो एम्बुलेंस उल्टा लिखवाते हैं कि आगे वाली जो गाड़ी है वह देखकर समझ जाए कि यह एम्बुलेंस है, पढ़कर समझ जाए कि यह एम्बुलेंस है और हमें जाने के लिए साइड दे दे। तो अब इसके बाद और हम आपको बताते हैं अध्यापी वह छोटा होता है
इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। देखिए वह आईना छोटा होता है लेकिन उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। छोटा आईना रहेगा लेकिन देखने पर वह बहुत दूर की उसमें दिखाई देगा, बहुत चौड़ा में दिखाई देगा रोड, जो पीछे का रोड होगा वह दिखाई देगा। तो इसमें और लिखा हुआ है क्योंकि यह बाहर की ओर विकृत होता है। और देखिए जो उत्तल दर्पण होता है वह बाहर की ओर विकृत होता है, इसलिए उसमें बहुत बड़े क्षेत्र में पीछे की तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहीं तक हम लोगों को आज समझना था। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चिन्ह प्रॉपर्टी अगले हम लोग वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं।